Hello everyone, this is your tutor from ADG Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to discuss genetic and molecular biology unit 1 and I will discuss in one shot for your examination. So let's start the discussion of module 1 of genetics and molecular biology, which is studied under the BTech in biotechnology, and I think it comes under the 4th semester. So let's start the discussion. So let's move ahead. So before starting module number 1, we need to have a basic knowledge about biology. So in biology cell होती है, सेल जो होती है बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है सेल ही होती है. फिर इसके बाद है सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. सो सेल क्या होता है, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स की जो होते हैं वो उनका डेफिनेशन क्या होता है या फिर वो एक्चुअल में होते क्या हैं. सो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इट्स अराउंड द सेल एंड कंट्रोल द सब्सटेंसेस दैट गो इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. सो ये जो है सेल, मतलब मान लेते हैं ये सेल्स हैं, तो सेल्स के ये सराउंडिंग में लगे हुए होते हैं. मेम्ब्रेन जो होते हैं सेल्स की सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं एंड कोई भी मटेरियल जो सेल के अंदर आ रहा है या फिर सेल के बाहर जा रहा है उस चीज़ को ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं इसको कंट्रोल करते हैं. लाइक जो परमिएबल चीज़ होगा उसी को अलाउ करेंगे, अदरवाइज चीज़ों को पास नहीं करने देंगे, मतलब सेल्स में एंटर नहीं करने देंगे. फिर है न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज़ फाउंड इन द मिडिल ऑफ द सेल्स एंड इट कंटेन्स डीएनए अरेंज्ड इन द क्रोमोसोम. सो न्यूक्लियस एक कॉमन सी बात है कि ये सेल्स के मिडल में पाया जाता है एंड इसमें जो है डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज होता है. फिर है इसके बाद साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक जिलेटिनियस लिक्विड होता है जो कि सेल्स के अंदर भरा होता है. इट कंटेन्स H2O सॉल्ट्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. सो अगर हम लोग सेल के कंपोनेंट की बात करें तो मान लेते हैं ये सेल है, इसके सराउंडिंग में जो है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं. सेल मेम्ब्रेन किसी चीज़ को अंदर या बाहर जाने के लिए चीज़ों को कंट्रोल करती हैं. फिर उसके बाद है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो होता है मिडिल में पाया जाता है एंड न्यूक्लियस जो होता है इसमें डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज होते हैं. एंड फिर लास्ट में हमारा साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म जो होता है जिलेटिनियस लिक्विड होता है जो कि सेल्स के अंदर भरा होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल्स. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर बेसिक नॉलेज अबाउट द बायोलॉजी. फिर है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म. सो ये जो होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. जैसे मान लेते हैं ये सेल्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा या फिर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो पाया जाएगा इसको हम लोग जो है न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे. फिर जीन है हमारा. जीन क्या होता है, सो ये जो होता है बेसिक फिजिकल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ये भी जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे सेल जो होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वैसे जीन जो होता है ये एक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का. जीन्स जो होते हैं ये डीएनए से मिलकर के बने होते हैं. कुछ जीन्स जो हैं इंस्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं जिनसे हमारा मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं. सो जीन हो गया. सो हमने देखा सेल्स क्या होते हैं, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, फिर जीन क्या होता है. लेट्स मूव अहेड विद द डिस्कशन ऑफ सम few more basic points. So here bacteria have 3 types of genes. जो बैक्टीरिया होती हैं उनमें 3 टाइप के जीन्स होते हैं: स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन एंड द रेगुलेटर जीन. सो स्ट्रक्चरल जीन जो होता है इट कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड. जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उनको कोड करते हैं. ऑपरेटर जीन जो होते हैं इसमें कुछ नेसेसरी कोड होते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए कुछ कोड होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, वो ऑपरेटर जीन में प्रेजेंट होते हैं. एंड रेगुलेटर जीन क्या करता है, सो एक्टिविटी ऑफ ओपेरॉन इज कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटर जीन. सो एज यू हैव स्टडीड अबाउट द लैक ओपेरॉन, सो लैक ओपेरॉन में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं: स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन एंड द रेगुलेटर जीन.
स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ये एक स्पेसिफिक टाइप के पॉलीपेप्टाइड को कोड करने का काम करता है। जैसे हमारा LAC-AZY जो होता है हमारा, उसमें उन जीन जो है एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं। जैसे कि अगर लैक्जेड की बात करें तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज वाई और ए कोड करते हैं। सो स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहे हैं। और ऑपरेटर जीन क्या करता है कि ये जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में यूज़ होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सो अगर हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखें, सेंट्रल डोग्मा, सो इसमें क्या होता है, हमारा डीएनए जो होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो कन्वर्ट होता है आरएनए में। आरएनए ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। फिर एमआरएनए जो होता है ये प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पर ये जो डीएनए से आरएनए है इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंड एमआरएनए से प्रोटीन इज़ ट्रांसलेशन। सो जो ऑपरेटर जीन होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए कुछ नेसेसरी कोड को जो है कोड करता है। मतलब इसके पास कुछ नेसेसरी कोड होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होते हैं। रेगुलेटर जीन क्या होता है? लैक ओपेरॉन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक कब ओपेरॉन जो है ऑफ होगा, कब ऑन होगा, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हम लोग जो है रेगुलेटर जीन का यूज़ करते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव ahead with the discussion of a very easy and the very important point regarding biology. So eukaryotes and the prokaryotes. सो यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगी हो गए। सो यूकैरियोट्स हो गए, genes are contained within the cell nucleus. The mitochondria in the animals and the chloroplast in the plant also contain a small subset of the genes distinct from the genes found in the nucleus. फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। फिर जीन्स जो होते हैं ये एक सिंगल क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होते हैं। और मेनी बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स विथ ए स्मॉल नंबर ऑफ जीन। सो ये हो गया हमारा यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड द डीएनए। पहला डिफरेंस तो हम लोग डेफिनेशन में ही देख लेते हैं। सो डीएनए जो होता है ये होता है लॉन्ग पॉलीमर होता है। एंड इसमें जो होता है, जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और फॉस्फेट की एक बैकबोन लगी होती है, और 4 डिस्टिंक्ट बेसेस होते हैं, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड दी ग्वानिन। सो अगर डीएनए की बात करें तो ये जो है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। शुगर जो है हमारा इसमें यूज़ होता है डीऑक्सीराइबोज, और फिर फॉस्फेट जो होता है इसकी बैकबोन होती है। एंड जो हमारा यहाँ पे बेस होता है वो 4 डिस्टिंक्ट बेसेस होते हैं, लाइक एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। सो ये हो गया डीएनए का डेफिनेशन। फिर उसके बाद हमारा जो आरएनए है ये भी एक जो है पॉलीमर है, जिसमें जो शुगर होता है वो राइबोज शुगर होता है। शुगर जो होगा वो राइबोज होगा। फिर फॉस्फेट की बैकबोन इसमें भी होती है। फिर इसमें 4 डिस्टिंक्ट बेसेस होते हैं। सो बेस की बात करें तो यहाँ पे हमारा बेस में आता है साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल। सो यहाँ पे थाइमिन की जगह पे हमारा जो है यूरेसिल होता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सो यहाँ पे हमारा शुगर जो है अलग है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है एंड यहाँ पे राइबोज शुगर है। डीएनए के केस में हमारे जो बेसेस हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड
साइटोसिन है। और यहीं अगर आरएनए की बात करें तो तीनों चीज़ें सेम है, लाइक ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसमें एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो यहाँ पे थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है और सारी चीज़ें सेम होती हैं। So this is first point. Now DNA is mostly found in the nucleus and the nucleoid. जो DNA होता है ये ज़्यादातर न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियोइड होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड आरएनए जो होता है ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फिर है हमारा जो डीएनए होता है, इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। फिर डीऑक्सीराइबोस इज़ द शुगर वेयर द बेसेस आर, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। फिर इसमें राइबोस शुगर होता है। अ लॉन्गर पॉलीमर, ये बहुत बड़ा पॉलीमर होता है। आरएनए जो होता है शॉर्टर होता है देन डीएनए। इसमें जो होता है एडनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयर करता है विद डबल बॉन्ड, एंड ग्वानिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। और अगर आरएनए की बात करें तो यहाँ पे एडनिन जो है यूरेसिल के साथ बॉन्डिंग करता है, एंड ग्वानिन एज इट इज़ जैसे ये साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसकी बॉन्डिंग होगी। फिर डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, एंड इसमें जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी होता है। और आरएनए जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और इसमें कभी कभी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी बनते हैं। जो डीएनए का सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड फॉर्म होता है वो बी फॉर्म होता है और आरएनए का ए फॉर्म होता है। जो डीएनए होता है ये यूवी डैमेज के लिए ज़्यादा प्रोन होता है, मतलब यूवी से ये ज़्यादा जल्दी ही डैमेज होने के चांसेस इसके होते हैं। और वहीं पे आरएनए जो होता है यूवी से डैमेज होने के इसके चांसेस एज़ कम्पेयर टू डीएनए कम होते हैं। फिर है हमारा इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड द रिप्रोडक्शन। सो डीएनए जो होता है ये एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर यही आरएनए की बात करें तो मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरएनए होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, एंड कभी कभी ये जो होता है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे ये इन्वॉल्व होता है, लाइक हम लोग बताए थे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन में हमारा डीएनए से एमआरएनए बना। अब एमआरएनए जो है प्रोटीन कन्वर्ट होगा प्रोटीन में ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, वहाँ पे टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए जो कि राइबोसोमल आरएनए है, तीनों आरएनए के जो टाइप्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। दैट्स वाई हियर वी आर कॉलिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट, और इट मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. So I hope the difference between the DNA and RNA is clear to you. Let's move ahead with the discussion of some more basic points. So here unicellular and multicellular difference. So difference between the unicellular and the multicellular organism. So unicellular क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल सेल होगा, उसकी बॉडी में सिंगल सेल और प्रेजेंट होगा। और मल्टीसेलुलर में न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स जो हैं बॉडी में प्रेजेंट होंगी। सो दिस कैन बी इवन you can analyze it by their name also. सो ये है हमारा यूनिसेलुलर और ये हमारा मल्टी सेलुलर. So just go through all these points, and if you have any doubt please mention in the comment box. So जो यूनिसेलुलर होता है इसमें जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. जो यूनिसेलुलर होते हैं इनमें सिंपल डिफ्यूज़न का यूज़ करा जाता है किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न के साथ ही साथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म भी यूज़ होता है.
फिर ऑल सेल्यूलर प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल। जो जितने भी सारे सेल्स के प्रोसेस होते हैं, सेल्यूलर प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ सिंगल सेल से कैरी आउट करी जाती हैं यूनिसेलुलर के केस में। मल्टी सेलुलर में हर एक काम को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज़ जो है प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे एक सेल सारा काम नहीं परफॉर्म करता है, यहाँ पे स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। सो द सेल बॉडी इज़ डायरेक्टली एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। सो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो इनमें अरेंजमेंट होता है, तो उसमें जो सेल बॉडी होता है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्टली एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट में। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि आउटर सेल्स जो होता है ये एक स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट, ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, और हम लोग जो है मल्टी सेलुलर को नेकेड आई से भी, खुली आंखों से भी देख सकते हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की में क्या है, अगर सेल्स को कोई भी इंजरी होती है तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होगा वो मर जाएगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इंजरी, सेल्स में इंजरी की वजह से जल्दी मरते नहीं हैं। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फ्यूजन। सो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ये जो है अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किसके थ्रू होता है, तो कॉन्जुगेशन के थ्रू। कॉन्जुगेशन इट मीन्स सेल टू सेल कांटेक्ट के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बात करें हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो इसमें गैमेट्स के थ्रू, लाइक मेल गैमेट, फीमेल गैमेट फिर फर्टिलाइज होंगी। सो इस तरीके से यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद जो लाइफ होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो थोड़ी कम होती है, बहुत शॉर्ट होती है। और वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का देखें तो अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, प्रोटिस्ट, ईटीसी। और वही मल्टी सेलुलर में देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो एज ए ह्यूमन बीइंग ही होता है। फिर प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। सो ऑल दिस कम्स अंडर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। Now let's see the difference between the prokaryotes and the eukaryotes. So prokaryotes, eukaryotes में क्या difference होता है, सबसे पहले देखते हैं prokaryotes. prokaryotes वो organism होते हैं जो कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इन सारी चीज़ों को पजेस नहीं करते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो किंगडम से बिलोंग करता है प्रोकैरियोट वो होता है मोनेरा, एंड जो यूकैरियोट होता है वो किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमेलिया से बिलोंग करता है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में एनिमल, प्लांट्स, फंगी, प्रोटोजोआ एंड दी एल्गी आते हैं। जो सेल्स होती हैं वो 0.2 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में यही साइज़ जो है 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हो जाती है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, और यूकैरियोट्स में हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। बट यू कैन ऑल्सो से दैट समवेयर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म who having the nucleus and cytoplasm, sometimes they are also comes under the eukaryotes. And then है हमारा have no true nucleus and हैव अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियोइड। इसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड में।
और इसमें क्या होता है, मल्टीपल और लीनियर क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। फिर है हमारा लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कह लें, क्लोरोप्लास्ट कह लें प्लांट के केस में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लें, वेसिकल्स कह लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होती हैं। और यही सारी चीज़ें लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, all these things are present inside the eukaryotic organism। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, लाइक सेल टू सेल कांटेक्ट के थ्रू होता है। और अगर हम लोग बात करें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ गैमेट के थ्रू होता है। So I have discussed the difference between the prokaryotes and the eukaryotes. So I think all the basics, there are more basic points, so you can गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स। सो जीनोम क्या होता है, ये इंटायर सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। फिर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, सो न्यूक्लियोटाइड जो होता है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। और जबकि अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है शुगर प्लस बेस से मिलकर के बना होता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड द न्यूक्लियोसाइड इज़ दैट फॉस्फेट जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड में तो प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो एब्सेंट होता है। फिर है हमारा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस। तो पहला हम लोग इट इज़ अ कंपाउंड फाउंड बाय द यूनियन ऑफ अ नाइट्रोजन बेस विथ अ पेंटोज शुगर। जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये एक मतलब शुगर प्लस बेस से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। ये जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट होता है। क्यों कंपोनेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो होता है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। एंड शुगर प्लस बेस को हम लोग जो है न्यूक्लियोसाइड भी बोल सकते हैं। सो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग द न्यूक्लियोसाइड एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये फॉस्फोरिलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड से बनता है। लाइक मान लेते हैं हमारा जो न्यूक्लियोसाइड है वो है शुगर प्लस बेस। जब इसका हम लोग फॉस्फोरिलेशन कराएंगे, मतलब फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉस्फोरस ग्रुप आ करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। एंड यहाँ पे शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। सो दिस इज फॉर्म्ड बाय द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में, जबकि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये एसिडिक होता है नेचर में। एंड देन है हमारा क्रोमोसोम। सो ये जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। हर एक क्रोमोसोम जो होता है ये प्रोटीन और एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से मिल करके बना होता है। फिर है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। सो मैंने पहले ही बता रखा है डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम लोग जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है, सो एमआरएनए व्हेन कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अलील क्या होता है, सो ये 1 और 2 मोर वर्जन ऑफ अ जीन। सो ये जो होता है एक या फिर ज़्यादातर जो ज़्यादा वर्जन होता है जीन का। हर एक इंडिविजुअल जो होता है 2 अलील, एक जीन के लिए 2 अलील को जो है इनहेरिट करता है। हर एक पेरेंट से एक अलील प्रेजेंट होता है। सो ये हो गया अलील। सो न्यूक्लियोसोम जो होता है ये एक डीएनए का सेक्शन होता है जो कि प्रोटीन के कोर के अराउंड जो है मतलब रैप होता है। ये जो होता है बेसिक पैकिंग यूनिट होता है डीएनए का, जिसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन से मिल करके ये बना होता है।
ये जो होता है पैकिंग यूनिट होता है डीएनए का, जो कि हिस्टोन प्रोटीन से मिल करके बना होता है, जो कि डीएनए के अराउंड कॉइल रहता है। प्यूरिन्स जो होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ टू रिंग्स फ्यूज्ड टुगेदर। ये जो होता है वाटर सॉल्युबल होते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें दो रिंग जो है एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होती हैं, वाटर सॉल्युबल होता है। और जो एडनिन एंड ग्वानिन है दीज आर कॉल्ड प्यूरिन। अब पिरिमिडीन को देखें, पिरिमिडीन जो होता है ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एंड इसके एग्जाम्पल में देखें तो साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये सब जो होते हैं पिरिमिडीन होते हैं। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस जो होता है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो कि दैट हाउसेस द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द यूकैरियोट्स इन द डीएनए। ये जो होता है सोर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये प्रोटीन फाइबर्स को कंटेन किए हुए रहता है। न्यूक्लियोइड जो होता है इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोट्स इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोइड जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स का साइटोप्लाज्म के अंदर रखा रहता है। न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट्स के अंदर, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। दिस इज द डिफरेंस। एंड न्यूक्लियोइड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियोइड होता है इसमें जो है सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद है हमारा 70S एंड 80S राइबोसोम। क्या अकरेंस इनकी कहाँ पे होती है? 70S राइबोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, कभी यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। और जो 80S राइबोसोम होता है ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। फिर फाउंड फ्रीली इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोट। जो 70S राइबोसोम होता है ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ऑल्सो अकर्स इन द यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल। ये जो है यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और अगर 80S राइबोसोम की बात करें तो इट प्रेजेंट इनसाइड और अटैच टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड रहता है। फिर उसके बाद सिंथेसाइज्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। जो 70S राइबोसोम होता है ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज होता है। और वहीं पे जो 80S राइबोसोम है ये न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होता है। फिर सब यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे दो सब यूनिट्स होती हैं। 70S राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं, 30S प्लस 50S। और वहीं पे बात करें 80S राइबोसोम की तो यहाँ पे 40S प्लस 60S होता है। दीज आर दी सब यूनिट्स। नाउ नंबर ऑफ एमिनो एसिड। नंबर ऑफ एमिनो एसिड इज अराउंड 8000 in 70S ribosome and it is around double of the 70S ribosome, that is 16,000 amino acids are present in the 80S ribosome. Now RNA. 3 molecules of RNA is present in the 70S ribosome, whereas 4 molecules of RNA is found inside the 80S ribosome. अब इसके बाद है हमारा डीएनए रेशियो प्रोटीन। 2:1 होता है एंड यहाँ पे 1:1 होता है। अब है हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70 होता है और इसका जो है 80 होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द एंटीबायोटिक्स। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो एंटीबायोटिक्स की वजह से इनहिबिट होता है और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है एंटीबायोटिक्स की वजह से नहीं इनहिबिट होता है 80S राइबोसोम में। Here we have discussed all the basic points of the genetics and the molecular biology which will be needed in the next
or the few chapters, so you just go through all the points and have a basic knowledge about all of the point. So here we are starting our unit number 1 of genetics and the molecular biology. So the first topic here is fundamental unit of inheritance. So as you have gone through your syllabus, there mentioned the first topic is fundamental unit of inheritance. So इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुछ important terms. So जीन जो होता है ये फंक्शनल यूनिट होता है इनहेरिटेंस का, और जीन जो होता है ये टर्म किसने दिया था? सो जॉनसन ने जो है जोहानसन, इन्होंने जो है टर्म जीन को जो है दिया था। फिर उसके बाद जेनेटिक्स में इसको जो है हम लोग फैक्टर कहते हैं। मेंडल के द्वारा जब मेंडल आए थे अपनी रिसर्च सारी चीज़ें कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेंडल ने जो है जीन को फैक्टर की कंसीडर करा था। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। सो ये हो गया हमारा अबाउट जीन। अब है हमारा एलील। सो एलील क्या होता है? सो अलील जो होता है ये भी जीन का फॉर्म ही होता है। दो टाइप के अलील्स होते हैं, डोमिनेंट एंड द रिसेसिव। सो डोमिनेंट अलील वो अलील होते हैं जिनके कैरेक्टर जो होते हैं फादर से आते हैं, लाइक हाइट, कलर, और रिसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं दैट कम्स फ्रॉम द मदर, जैसे कि नेल्स हो गए और ऑल दिस थिंग्स आर रिसेसिव। सो इन दोनों डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। सो जस्ट आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल बिट एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। सो होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? सो केम जो होमोजाइगस होते हैं, दीज आर दी सेम टाइप्स ऑफ दी जीन्स और दी अलील्स। सो सेम टाइप्स ऑफ जीन्स और दी अलील्स, इनको जो है हम लोग होमोजाइगस कहते हैं। सो होमो का मतलब सेम होता है, जाइगस का मतलब जीन होता है। व्हेन अ जीन इज फॉर्म्ड बाय टू सेम टाइप ऑफ अलील, देन इट इज़ कॉल्ड होमोजाइगस। सो मान लेते हैं ये हमारा एक अलील है और ये हमारा एक अलील है, ये अलील है, ये अलील है। सो जब हमारा कोई जीन, सॉरी हियर आई हैव रिटन द जीन, सो इट वुड बी अलील। सो जब दो सेम टाइप के अलील से मिल करके एक जीन बनता है तो उसको हम लोग जो है होमोजाइगस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अलील है एंड ये अलील है। जब हमारा ये दोनों अलील सेम होंगे तो इन दोनों को हम लोग जो है होमोजाइगस जीन कहेंगे। एंड हेट्रोजाइगस क्या होगा? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन होते हैं, लाइक दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील, मेड अप ऑफ डिफरेंट अलील्स। सो होमोजाइगस में हमने बोला था, लेट मी डू इट। सो मान लेते हैं ये अलील है, ये अलील है। अब टी टी एंड ये हो गया हमारा। सो ये जो है होमोजाइगस कहलाएंगे क्योंकि सेम टाइप के अलील से मिलकर के बने हुए हैं। अगर यहीं पे हमारा टी एंड टी हो गया और यही हमारा एक कंडीशन बनेगा, सो इसको हम लोग जो है हेट्रोजाइगस कहेंगे क्योंकि ये डिफरेंट टाइप मतलब टू टाइप ऑफ अलील से मिलकर के बना हुआ है, एक कैपिटल टी अलील और एक स्मॉल टी अलील। सो ये हो गया हमारा हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस का कॉन्सेप्ट। अब है हमारा फिनोटाइप। सो फिनोटाइप का मतलब होता है बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस क्या है ह्यूमन बीइंग की। सो ह्यूमन बीइंग की या फिर किसी भी चीज़ की। सो यहाँ पे हाइट, कलर, स्ट्रक्चर, मेल एंड फीमेल, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग फिज़िकली इंसान का मतलब अगर कोई फिज़िकल एक्सपीरियंस देख पा रहा है एंड देन वी विल कॉल इट अ फिनोटाइपिक कैरेक्टर। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें टी स्मॉल टी, ये केस आ गया हमारा, तो यहाँ पे जब दोनों कैपिटल टी हैं या फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा? जो टॉल कैरेक्टर है वो आएगा, और जो दोनों अगर स्मॉल हो गए तो ड्वार्फ कैरेक्टर आएगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं, लाइक ये अलील हो गया हमारा, ये अलील हो गया, इन दोनों का क्रॉस कराया हमने,
हमें ये मतलब ये दोनों गैमिट्स हैं माने तो, फिर क्रॉस करवाएंगे तो हमें ये मिलेगा F1 जनरेशन में। फिर उसके बाद हम लोग इसका क्रिस क्रॉस कराएंगे तो टी 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 टी, तो यहाँ से हमारा ये and this will come out like this। और जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ द फिनोटाइप। सो किससे बना हुआ है उसको हम लोग कहेंगे। जैसे इस क्रॉस में हम लोग देखें तो यहाँ पे कैपिटल टी रेशियो ये है हमारा। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक्चुअली देखें कि इसका जेनेटिक जो कॉम्पोजिशन क्या है, तो कैपिटल टी हमें 1 देखने को मिल रहा है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हमें 2 देखने को मिल रहा है, एंड स्मॉल टी हमें 1 देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द जीनोटिपिक एंड द फिनोटिपिक रेशियो। सो यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लाइक ये हो गया हमारा एक गैमेट, ये हो गया हमारा दूसरा गैमेट। इन दोनों को क्रॉस करवाएं हम लोग, हमें ये मिला F1 जनरेशन में। अब हम लोग इनको जो है सेल्फिंग करवाएंगे, मतलब F2 जनरेशन के लिए खुद में इन लोगों का क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो हमें जो है ये यहाँ से देखने को मिलेगा। पनेट स्क्वायर इसको बोलते हैं। ये हो गया हमारा ऐसे। लेट मी चेंज द कलर। सो हियर यू कैन सी द रेशियो। अगर हम लोग ये रेशियो देखें तो दिस रेशियो इज़ कमिंग आउट टू बी 1:2:1। और अगर हम लोग सिर्फ जो हमारा टॉल वर्सेस ड्वार्फ का रेशियो देखें तो यहाँ पे हमारा जो टॉल होगा वो ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा। तो इन दोनों को हम लोग जो है जोड़ करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 + 2 इट विल बी कमिंग आउट एज 3:1। तो इसको टॉल रेशियो ड्वार्फ कहेंगे और इसको हम लोग जो है जीनोटिपिक रेशियो कहेंगे। एक्चुअल में क्या जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसको हम लोग जो है जीनोटिपिक रेशियो कहेंगे। ये हो गया हमारा जीनोटिपिक रेशियो। और वहीं पे अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशियो, लाइक अगर आपको नहीं पता है कि क्या हम लोग क्रॉस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यू जस्ट हैव अ स्पेस एंड यू हैव गिवन 2 प्लांट्स। लाइक ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही टॉल की कैटेगरी में आ रहे हैं और 4 प्लांट हैं। तो उसमें से आपको 3 जो है टॉल दिखेंगे और 1 ड्वार्फ दिखेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस आप यहाँ पे बता पा रहे हैं कि 3 प्लांट्स जो है टॉल हैं और 1 जो है ड्वार्फ है। तो इसको हम लोग जो है फिनोटिपिक रेशियो कहेंगे। फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जजमेंट किए एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव क्रिएटेड द रेशियो of 3:1. So this would be considered as the phenotypic ratio, and genotypic ratio will come from the cross. So after crossing you will get this ratio. So I hope the concept of the genotypic and the phenotypic ratio is clear to you. Let's move ahead with the discussion of the cross. So cross जो होता है ये breeding या फिर reproduction को represent करने के लिए होता है। So यहाँ पे भी हम लोग cross जैसे करना चाहें, लाइक ये है हमारा, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। If you don't have time, so please skip that part and you can move ahead with the discussion of the actual topic. So देखते हैं हम लोग क्रॉस क्या होता है। सो ये हो गया हमारा। सो ये इससे हमारा टी
ऐसे ही हम लोग जो है क्रॉस कर डालेंगे। सो यहाँ पे ये है हमारा। सो इसको हम लोग जो है क्रॉस कहते हैं। अब है हमारा फीलियल, या फिर इसको हम लोग जनरेशन कहते हैं, F2 या फिर F1 जनरेशन जो हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं फादर का जो हमारा जीन है वो TT है एंड मदर का TT है। सो जब हम लोग इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t के फॉर्म में मिलेगी, जो कि टॉल ही होगी। पनेट स्क्वायर क्या होता है? सो चेकिंग बोर्ड होता है जनरेशन का। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो को हम लोग जो है पनेट स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो 3:1। फिर उसके बाद है हमारा सेल्फिंग। सेम जनरेशन का जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम लोग सेल्फिंग कहते हैं। प्योर लाइन क्या होता है? सो मेंटेनिंग एनी कैरेक्टर विच इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूसली मोर देन 5 जनरेशन। मान लेते हैं कि कोई एक कैरेक्टर है, मान लेते हैं टॉल होने का एक कैरेक्टर है जो कि किसी पी प्लांट में, मटर के पौधे में 5 सालों से लगातार देखने को मिल रहा है। तो उस कैरेक्टर को अगर हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग जो है प्योर लाइन कहेंगे। फिर या फिर व्हेन एनी ट्रेट और द कैरेक्टर आर कंटिन्यूसली प्रेजेंट फॉर 5 और मोर देन 5 जनरेशन और कॉल्ड द प्योर लाइन। सो 5 या 5 से अधिक जनरेशन में एक कैरेक्टर जो है कंटिन्यूसली प्रेजेंट है तो उस कैरेक्टर को हम लोग जो है प्योर लाइन कहेंगे। एंड देन मोनोहाइब्रिड, जब क्रॉस जो है एक कैरेक्टर को चेक करने के लिए किया जाता है तो उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। जैसे कि हाइट ऑफ द पी प्लांट। सो मान लेते हैं एक मटर का पौधा है, उसका आपको हाइट चेक करना है, उसके रेशियोज निकालने हैं, देन यू कैन कॉल इट एज अ मोनोहाइब्रिड। लाइक एक हाइट ऑफ पी प्लांट पे हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। सो टी हो गया, यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे, फिर सेल्फिंग करवाएंगे, देन वी विल गेट F1 एंड F2 जनरेशन रेशियो। फिर है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है दो कैरेक्टर को चेक करने के लिए करते हैं। इसमें जो है हमारा जैसे दो कैरेक्टर में मान लेते हैं जो सीड का शेप होता है और जो कलर होता है, कलर ऑफ दी सीड। जैसे मटर के पौधे में ही देखें, सो शेप ऑफ सीड जो होता है राउंड हो सकता है या फिर रिंकल्ड हो सकता है, राउंड या फिर रिंकल्ड। और वहीं पे अगर कलर, सीड का कलर, ये सीड का जो है शेप है और सीड का कलर देख लें तो कलर में हमारा येलो और ग्रीन। सो ये दो कैरेक्टर को जब लेकर के हम लोग क्रॉसिंग करते हैं तो इसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और फिर है हमारा ट्राई हाइब्रिड, 3 कैरेक्टर के लिए जब हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद जीन इंटरेक्शन है। सो यहाँ से एक्चुअली हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट होता है। सो व्हेन यू विल गिव योर एग्जामिनेशन देन यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ एपिस्टासिस एंड द हाइपोस्टैटिस। दो टर्म है जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो यू शुड प्रिपेयर दीज 2 पॉइंट्स। सो जीन इंट्रैक्शन, इसमें हमारा एपिस्टैटिस होता है एंड हाइपोस्टैटिस होता है। सो एपिस्टैटिस क्या होता है? ये जो होता है कि इंटर एलिलिक जीन इंट्रैक्शन होता है, मीन्स सम जीन्स और एलील इंट्रैक्शन ऑफ द सेम क्रोमोसोम। सो एपिस्टैटिस जीन वो जीन होते हैं जो कि दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को जो है कवर अप कर लेते हैं, मतलब उसके एक्सप्रेशन को जो है वो सप्रेस कर देते हैं। सो अगर हम लोग इसमें बात करें, सो ए एंड बी है। सो एक्सप्रेशन ऑफ बी इज़ मास्क्ड बाय ए, सो इट इज़ कॉल्ड दी ए जो होगा वो एपिस्टैटिक जीन होगा, और जिसका एक्सप्रेशन मास्क हो रहा है या फिर सप्रेस हो रहा है उसको हम लोग जो है हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए बी है। सो ए जो है बी के एक्सप्रेशन को जो है सप्रेस कर रहा है, तो ए जो है एपिस्टैटिक जीन हो गया
और जिसका एक्सप्रेशन जो है सप्रेस हो रहा है उसको जो है हम लोग हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे। जो एपिस्टैटिक जीन होता है ये दो टाइप का होता है, डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन एंड रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन। सो डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन का एग्जांपल जो है समर स्क्वैश प्लांट, जिसको हम लोग जिसका रेशियो जो होता है 12:3:1 होता है। और रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन का जो एग्जांपल है कोट कलर ऑफ माइस, जिसका रेशियो होता है 9:3:4। नाउ जीन इंटरेक्शन के लिए जो एक्सेप्शन होता है वो एपिस्टैटिस एंड मल्टीपल एलिलिज्म होता है। मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। सो जीन इंटरेक्शन, जब एक जीन दूसरे जीन से इंटरेक्ट करती है तो उस टाइम पे जो फिनोमेना होता है उसको हम लोग जीन इंटरेक्शन कहते हैं। ये जो होता है सेट ऑफ फंक्शनल एसोसिएशन होता है जीन्स के बीच में। फिर उसके बाद जीन इंटरेक्शन के एक्सेप्शन में हमने एपिस्टैटिस और हाइपोस्टैटिक जीन के बारे में देखा। फिर एपिस्टैटिक जीन जो होता है ये दो टाइप का होता है, डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन एंड द रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन। फिर है हमारा एक्सेप्शन जीन इंटरेक्शन के लिए एपिस्टैटिस हमने देख ही लिया, आगे देख लेंगे मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है। सो मल्टीपल एलेलिज्म जो होता है इसमें मोर देन दो जीन जो है इन्वॉल्व होती हैं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म्स जो होते हैं इसके प्रेजेंट होते हैं। मोर देन टू जीन इंटरेक्ट आइदर इन द डोमिनेंट और द रिसेसिव कंडीशन। सो दो या दो से ज़्यादा जीन जो है जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, या तो वो डोमिनेंट फॉर्म में इंटरेक्ट करें या फिर रिसेसिव फॉर्म में इंटरेक्ट करें, तो उस कंडीशन को हम लोग जो है मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। अब है हमारा इसका एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप। सो अगर एबीओ ब्लड ग्रुप में अगर हम लोग देखें, जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो जीन आई ए जीन होता है, और IAIO या फिर I0, ये दो है ब्लड ग्रुप के जो है जीन है। ऐसे ही बी में IB फिर IB/IO हो गया। फिर AB में जो है दोनों जीन का एक्सप्रेशन जो है प्रेजेंट होता है। और ओ ब्लड ग्रुप में IOIO, मतलब दोनों ही जीन का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, इस वजह से ओ ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पे फिनोटाइप में देखें तो 4 हैं एंड अलील जो है यहाँ पे 3 है। A, B एंड O, दीज आर 3 अलील, और जो फिनोटाइप है ये 4 है। कैसे? A ब्लड ग्रुप हो गया, B ब्लड ग्रुप हो गया एंड AB ब्लड ग्रुप हो गया एंड O ब्लड ग्रुप हो गया। और जीनोटाइप में देखें तो 6 हैं। कैसे? होमोजाइगस जीनोटाइप एंड दी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। सो होमोजाइगस में IA फिर IB फॉर B ब्लड ग्रुप एंड IO फॉर O ब्लड ग्रुप। और हेट्रोजाइगस में हमारा 3 आ जाएगा, IA IO IA एंड IB फॉर AB ब्लड ग्रुप। सो ये ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है ये मल्टीपल एलिलिज्म का वो है एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो है अलील इन्वॉल्व हैं, जैसे कि 3 अलील इन्वॉल्व है, A, B एंड O। जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा प्रोटीन के फॉर्म में या फिर शुगर के फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र होता है। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। जो जीन होता है वो एक प्रोटीन होता है जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन के फॉर्म में। जो कैरेक्टर होते हैं ये जीन पे लाई करते हैं। जीन कंडेंस टू फॉर्म, जो जीन होता है वो जो है मान लेते हैं ये जीन्स हैं, ये सारे जीन्स जो हैं कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाएंगे। क्रोमोसोम जो है कंडेंस होकर के कन्वर्ट होगा इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA। सो मान लेते हैं ये जो है बहुत सारे जीन्स हैं, ये क्रोमोसोम बनाए। क्रोमोसोम जो है अब कन्वर्ट होगा DNA के फॉर्म में। Blood is our
आरबीसी। सो ब्लड ग्रुप ए जो होता है इसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। एंटीबॉडी इज प्रेजेंट ऑपोजिट, एंटीबॉडी जो होता है प्रेजेंट होता है, ऑपोजिट एंटीबॉडी आर प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एंटीजन, बिकॉज इफ बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑफ आर द सेम टाइप देन they will react with each other and antibody will kill antigen, as in the immunology we have studied it. सो मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ए होगा और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा वो बी होगा। दोनों एंटीजन एंड एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते, अगर सेम होंगे तो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और जो एंटीबॉडी होगा वो एंटीजन को किल कर जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग एंटीजन ए होगा और हमारा जो एंटीबॉडी होगा वो बी होगा। फिर है हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, मीन्स देयर इज़ अ लेयर कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट ऑन दी आरबीसी लेयर। सो किसी भी पर्सन का अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसका मतलब है कि उसके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि आरबीसी पर प्रेजेंट है। इसको हम लोग जो है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैज़ मोर इम्यूनिटी, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड सुटेबल टू डोनेट द ब्लड। जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये जो है अपना ब्लड जो है डोनेट करने के लिए मतलब फिट होते हैं। फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वही प्रोटेक्टिव लेयर इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी जो है कम होती है एंड दे आर नॉट सुटेबल फॉर ब्लड डोनेशन। अब हम लोग हेट्रोजाइगस पेरेंट्स की एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो ए एंड बी ब्लड ग्रुप का अगर देखें, सो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स मान लेते हैं ए ब्लड ग्रुप के लिए हम लोग आई ए आई ओ ले लिए और पेरेंट्स फादर ले लिए, मदर का मान लेते हैं आई बी आई ओ, मतलब ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी। ये दोनों जो है हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं। जब हम लोग इनका क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हर एक के कैरेक्टर या फिर ट्रेट के ट्रांसफ़र होने के चांसेस कितने होंगे, 25%। सो जब हम लोगों ने क्रिस क्रॉस कराया तो ए बी ब्लड ग्रुप एक मिला, बी और ए एंड ओ, मतलब 25% ईच कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। और अगर यही पेरेंट्स जो हैं होमोजाइगस हो जाए, जैसे कि आई ए एंड आई बी, मान लेते हैं ये फादर होमोजाइगस है एंड मदर जो है होमोजाइगस है, दोनों का जब हम लोग क्रिस क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं वो जो है 100% है। So you can remember this point that if the parents like mother and father having the heterozygous genes, then the chances of transferring each character will be only 25%, but if the parent is homozygous then the chances of transforming the character is actually 100%. नाउ मूव अहेड। सो मल्टीपल एलेलिज्म हम लोगों ने देख ही लिया, इसका एग्जाम्पल जो है एबीओ ब्लड ग्रुप है। एबीओ ब्लड ग्रुप को कौन कंट्रोल करता है, जीन आई। नाउ लिंकेज देखते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ द जीन्स और अदर डीएनए सीक्वेंस टू वन अनदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। सो लिंकेज का जो डिफिनेशन है कि क्लोजनेस ऑफ जीन्स या फिर अदर डीएनए सीक्वेंस टू अनदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। सो जो जीन्स के बीच में क्लोजनेस होती है उसको जो है हम लोग लिंकेज कहते हैं। फिर मान लेते हैं ये हमारा एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन ए है और यहाँ पे जीन बी है। सो इन दोनों के बीच में कितना क्लोजनेस है, इन दोनों सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन के बीच में कितना क्लोजनेस है, या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन्स के बीच में क्या क्लोजनेस है, इसी को हम लोग जो है लिंकेज कहते हैं। The closer two genes to each other on a chromosome, the greater the probability that they will be inherited together. So जितना ज़्यादा जीन्स एक दूसरे के क्लोज होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जो है साथ में इनहेरिट करेंगे।
जैसे मान लेते हैं ये क्रोमोज़ोम है एंड ये क्रोमोज़ोम है। यहाँ पे जीन ए है एंड यहाँ पे जीन बी है, और यहाँ पे जीन ए है एंड यहाँ पे जीन बी है। यहाँ पे जो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है मतलब बहुत ज़्यादा है, तो इन दोनों का एक साथ में इनहेरिट होने के चांसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम हैं। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों जीन की बात करें जो कि एक दूसरे से काफ़ी क्लोज़ हैं, चांसेस इन दोनों के एक साथ पे इनहेरिट होने के काफ़ी ज़्यादा हैं। दिस इज़ लिंकेज। अगर यहीं पे हम लोग एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे जो सेपरेशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा है, और यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ही कम है, एंड यहाँ पे लिस्ट चांसेस ऑफ सेपरेशन है, एंड रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। सेपरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। जितना कम मतलब डिस्टेंस होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं रिकॉम्बिनेशन के। more space between the genes, more separation chances, greater the chance of recombination or reshuffling. ज़्यादा स्पेस होगा जीन्स के बीच में तो जो सेपरेशन के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होगा, और अगर कम स्पेस है जीन्स के बीच में तो सेपरेशन के चांसेस कम होंगे। लेस चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन और रीशफलिंग। Here you can write like ज़्यादा स्पेस होगा तो सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी तो कम होंगे। और अगर डिस्टेंस कम है तो सेपरेशन के चांसेस कम है, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन तब होगा जब दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा, और जब डिस्टेंस कम होगा तो सेपरेशन के चांसेस कम होंगे। लिंकेज जो होता है दो टाइप का होता है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में जो सेपरेशन की पॉसिबिलिटीज़ है वो बिल्कुल नहीं होती हैं, एंड जो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है यहाँ पे सेपरेशन के चांसेस होते हैं। लिंकेज जो होता है ये वर्ड मॉर्गन के द्वारा डिराइव करा गया था। इन्होंने जो है फर्स्ट जो मॉर्गन है इन्होंने सबसे पहली बार जो लिंकेज कैरेक्टर जो है आइडेंटिफाई किया था वो ड्रोसोफिला में किया था, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। फिर कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल देखें तो ड्रोसोफिला जो होता है इसमें सारे जो म्यूटेंट अलील होते हैं ये 4th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंप्लीट लिंकेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें लिंक्ड ग्रुप के नंबर्स को कैलकुलेट करना है तो लिंक्ड ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेट। फिर है हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। इट इज़ परफॉर्म टू टेस्ट द म्यूटेशन इज एलिलिक और नॉन एलिलिक। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई दैट द म्यूटेशन इज एलिलिक और नॉन एलिलिक। एंड कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को हम लोग जो है सिस ट्रांस टेस्ट भी कहते हैं। इट इज़ परफॉर्म टू टेस्ट विदर टू म्यूटेशन आर इन सिस और द ट्रांसफॉर्म। इसको हम लोग जो है दो म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी करते हैं कि वो सिस फॉर्म में कि ट्रांसफॉर्म में है। मान लेते हैं पहला म्यूटेशन जो है सेम जीन पर हो रहा है, सेम अलील डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, और दूसरा म्यूटेशन जो होता है ये सेपरेट जीन पर हो रहा है हुज प्रोटीन P1 एंड P2 दे आर इन्वॉल्व इन द सेम फंक्शन। To determine with the second mutation, both of which produce similar phenotype are in the same gene, whether they are allele or represent mutation in separate gene, whose protein are involved in the same function. Linkage is genetic tendency during during fertilization. Complementation shows the character of the linked gene
or it get mutated with the protein of other gene. Height of offspring is sometimes much more than their parent occur through the complementation, and it is checked by the complementation test. ये जो होता है आइडेंटिफाई करता है कि जो म्यूटेशन है वो एलिलिक है कि नॉन एलिलिक है। म्यूटेशन जो है सिस फॉर्म में कि ट्रांस फॉर्म में है। म्यूटेशन 1 एंड 2 जो दोनों हैं, दोनों सेम फिनोटाइप को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हो जाएं। फिर उसके बाद इसका एग्जांपल है, कभी कभी कोई कोई बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हाइट के हो जाते हैं,